आप सभी देशवासियों को स्टार न्यूज प्लस परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। राज्य की 288 सीटों पर कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। आप सभी का फोकस चुनाव प्रचार पर है, लेकिन बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, जो विपक्ष ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही उड़ाई है। बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी से नाराज हो गए हैं और पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। यही नहीं, पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मुंबई की मीरा भयंदर सीट से मौजूदा विधायक गीता जैन ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। क्या कुछ बोली है गीता? कल रात तक भी जहां गीता जैन का नाम चल रहा था, जहां दिल्ली से लेके यहाँ तक के वरिष्ठों ने गीता जैन को वादा किया था कि ये टिकट बिल्कुल आपकी है और आपने पार्टी को समय समय पे मदद की है, उसके अलावा आप गुवाहाटी तक पार्टी के लिए गए हैं, तो हम जरूर ये चाहेंगे कि पार्टी की तरफ से गीता जैन लड़े। तो अब ये निर्णय बहुत खेदजनक है। और ये क्यों निर्णय हुआ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो, उसके पहले मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन अपने वरिष्ठों को जरूर पूछना चाहिए कि ये निर्णय आपके लेने के पीछे की मजबूरी क्या थी। गीता जैन ने घोषणा की कि वो फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। यहाँ तक कि गीता जैन ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही है। सिर्फ गीता जैन ही नहीं बल्कि एनडीए के कई नेताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महायुति ने 80 बागियों की पहचान की है जिन्होंने नामांकन भरा है। आलम यह है कि बीजेपी के खिलाफ शिंदे की शिवसेना का बागी मैदान में है, तो एनसीपी के खिलाफ बीजेपी का बागी मैदान में उतर गया है। बता दें कि निर्दलीय उतरे बागी उम्मीदवार अगर 4 नवंबर तक अपना नाम वापस नहीं लेते हैं और चुनाव में आखिरी तक जमे रहते हैं, तो फिर आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि गठबंधन के लिए भी सिरदर्द बन जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी बगावत से परेशान है। वहीं एमबीए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गठबंधन में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होने वाली है। जिनको एबी फॉर्म दिया है सिर्फ वही लड़ पाएंगे। जिन सीटों पर फॉर्म नहीं दिया गया है उन्हें नाम वापस लेना होगा। यानी कहा जा सकता है कि फिलहाल सिर्फ एनडीए में घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसे खत्म कर पाती है। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जनता को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर कोई प्रमोशन में जुटा हुआ है। एमवीए और महायुति जमकर रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस ने अपना कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। इस दौरान कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार की विफलताओं को गिनाया और महायुति गठबंधन को भ्रष्टा युति करार दिया। गाने के जरिए दिखाया गया है कि कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी टीम मैदान में उतर चुकी है। साथ ही इस गाने में कहा गया है कि कांग्रेस ने रोजगार, संविधान की रक्षा और महिलाओं के विकास पर फैसला किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महायुति में महाभारत चल रहा है और बीजेपी शकुनी की भूमिका में है, जो शिंदे और अजित के साथ खेला कर रही है। बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को इस चुनाव के जरिए खत्म कर दिया है। इस बीच खबर आ रही है कि 6 नवंबर को नागपुर में संविधान बचाओ आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी घोषणा पत्र का भी ऐलान करेगी। उसके बाद शाम 6 बजे मुंबई एमवीए की बड़ी सभा बीकेसी में होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार आदि नेता शामिल। बिहार एनडीए में खटपट की खबरें सामने आती ही रही हैं। सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें किसी से छुपी नहीं है और अब ये नाराजगी साफ जाहिर हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश जल्द ही बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। ऐसे में डैमेज कंट्रोल का जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ले लिया है। नीतीश को मनाने के लिए जेपी नड्डा बिहार जा रही हैं। खबर है कि 7 नवंबर को जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। छठ पूजा के दिन संध्या अर्घ्य में जेपी नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ छठ घाट पर जेपी नड्डा इस महापर्व को देखेंगे। इस दौरान नीतीश के साथ सीएम आवास पर नड्डा बैठक भी करेंगे, जिसमें दोनों ही दलों के कुछ नेता शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे टकराव को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पर रणनीतिक स्तर पर जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं में टकराव शुरू हुआ है, उसके बाद जेडीयू के एनडीए छोड़ने की बातें शुरू हो गई हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को एनडीए की बैठक बुलाई थी। इस दौरान बिहार में होने वाले उपचुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नाम लिए बिना कहा कि इन दोनों नेताओं के चलते उन्होंने एनडीए छोड़ा था और इस बार भी हालात 2022 जैसे ही बनते दिखाई दे रही हैं।
नीतीश पलटी मार न जाए इसलिए जेपी नड्डा आनंद फानन में बिहार आ रही हैं। लेकिन क्या नड्डा के दौरे से बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंध सामान्य हो पाएंगे? इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई। खंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम खत्म हो चुका है और किस पार्टी से किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार मैदान में है, इसे लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन इस बीच राज्य में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेताओं ने लगाया है। बीजेपी पर आरोप है कि उसने टिकट बंटवारे में स्थानीय और पुराने नेताओं की अनदेखी की है। इसे लेकर पार्टी में बड़े पैमाने पर बगावत भी देखने को मिली है। बीजेपी ने जेएमएम से आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सरायकेला और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम से आए लोपिन हेम्ब्रम को बोरियो और सीता सोरेन को जमताड़ा, कांग्रेस से आई डॉक्टर मंजू देवी को जमुआ और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर, एनसीपी से आए कमलेश कुमार सिंह को हुसैनाबाद और सहयोगी दल आजसू से आए रोशन लाल चौधरी को बड़का गांव सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। वैसे देखा जाए तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो भी जेवीएम से बीजेपी में आए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी 4 साल पहले बीजेपी में आए थे, इसलिए उनको लेकर पार्टी में बहुत ज्यादा विरोध नहीं है। लेकिन दूसरे नेताओं का चुनाव से पहले बीजेपी में आना, इसमें से कुछ नेताओं का लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का टिकट मिलने को लेकर पार्टी के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। कई दिग्गजों ने तो चुनाव प्रचार करने से ही मना कर दिया है, तो कई नेता पाला बदल गए हैं। किसी ने पार्टी बदल ली तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बगावत करने वाले प्रमुख पार्टी नेताओं के नाम हैं लुइस मरांडी, बास्को बेरा, लक्ष्मण टुडू और गणेश महली। अब माना यह जा रहा है कि चुनाव के वक्त मची इस भगदड़ का बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। में धांधली के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने 1642 पन्नों का जवाब दिया है। इसके बावजूद चुनाव में हेरफेर के आरोप थमते नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग के जवाब पर बयान देते हुए कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब मशीन पूरे दिन बंद रहती है और फिर कुछ दिनों बाद गिनती के लिए उसे दोबारा खोला जाता है तो उसमें 99% बैटरी लाइफ होती है। ये साइंस के किसी भी नियम को पूरी तरह से खारिज करता है कि एक मशीन, एक ईवीएम पूरे दिन सुबह से शाम तक इस्तेमाल में रहती है, जिसके बाद इसे स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद जब बाहर लाया जाता है, वोटों की गिनती की जाती है तो इसकी बैटरी लाइफ 99% होती है। मनीष तिवारी ने ईवीएम से चुनाव पर तो सवाल उठाए ही, इसके साथ ही उन्होंने पुरजोर विरोध के बावजूद चुनाव आयोग का ईवीएम से चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं ये समझने में नाकाम हूं कि आयोग ईवीएम के इतना सपोर्ट में क्यों है। मनीष ने दावा किया कि पूरी दुनिया में हर कोई बैलेट पेपर पर लौट गया है क्योंकि लोकतंत्र इतना कीमती है कि इसे टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने अपील की कि चुनाव आयोग को न सिर्फ इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए बल्कि देश को बैलेट पेपर की ओर वापस ले जाने की पहल करनी चाहिए। भारत कनाडा के राजनयिक संबंध टूटने के कगार पर आ गए हैं। दोनों देशों के बीच निज्जर मामले में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा सरकार ने निज्जर की जान लेने की साजिश में भारत के शामिल होने के आरोप लगाए हैं और अब इस पर ट्रूडो सरकार के ही 2 बड़े अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को भारत के खिलाफ जानकारी लीक करने की बात कबूली है। इनमें पहला नाम कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नताली ड्रोविन का है और दूसरा नाम उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन का है। मॉरिसन ने संसदीय समिति के सामने स्वीकार किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी दी थी। अखबार को बताया कि अमित शाह ने कथित तौर पर कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा को मंजूरी दी थी। मॉरिसन ने यह भी कहा कि हमारे पास इस मामले का कोई सबूत नहीं था, फिर भी जब पत्रकार ने मुझे फोन किया और अमित शाह पर सवाल किया कि क्या ये वही व्यक्ति है, तो मैंने इसकी पुष्टि कर दी थी। इस खुलासे के बाद भारत से लेकर कनाडा तक हड़कंप मच गया है। ट्रूडो सरकार फंसती दिखाई दे रही है। उनके अपने ही अधिकारियों ने माना है कि बिना सबूत उन्होंने अमित शाह के नाम की पुष्टि कर दी। प्रधानमंत्री ट्रूडो से भी जब भारत ने सबूत मांगे थे तब उन्होंने भी कहा था कि सबूत नहीं है लेकिन सूचनाएं हैं। ऐसे में या तो ट्रूडो सरकार को अपने बयान से आरोपों से पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में खटास और बढ़ सकती है। सरकार आयुष्मान योजना को लेकर तरह तरह के दावे करती है। इसी दावे को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल का कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत सिर्फ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन दिल्ली सरकार की योजना में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा।
दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है दिल्ली के अंदर, सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयां भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अगर आयुष्मान भारत इतनी बढ़िया स्कीम है तो हरियाणा यूपी से लोग इलाज कराने दिल्ली क्यों आते हैं। हालांकि हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। आपका हेल्थ मॉडल ऐसा है जिसकी तारीफ यूएन के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान तक ने की थी, जबकि आयुष्मान भारत के तहत ऐसा नहीं है। आप आयुष्मान के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपकी आय हर महीने 10,000 रुपए से कम हो, लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आयुष्मान भारत में पूरे परिवार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन दिल्ली में कितना भी महंगा इलाज हो वो दिल्ली सरकार फ्री में करवाती है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के आरोपों का बीजेपी क्या जवाब देती है।